नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी किन-किन चीज़ों से मिलकर बनी है? जैसे ज़मीन हो गया, हवा, पानी, ये जीव, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारी पृथ्वी को बहुत ही अनोखा ग्रह, ठीक है? और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के जो 4 प्रमुख घटक हैं जिसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर हो गया, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से जाके पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं और इस लेक्चर को भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले है कह रहा है देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के थ्री मेन कंपोनेंट हैं जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है? ऑल थ्री कंपोनेंट मीट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये तीनों कहाँ मिलते हैं? अर्थ के सरफेस पे। द अदर इंपॉर्टेंट जोन इज द बायोस्फीयर वेयर वी फाइंड एयर, लैंड, वाटर टुगेदर। द बायोस्फीयर कंटेन्स ऑल द थ्री फॉर्म ऑफ लाइफ। देखो क्या है, बायोस्फीयर कहाँ मिलता है? जहां ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, एक तरह से कह सकते हैं इन सबको कंटेमिनेशन जो है वही क्या है? बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ रहती है, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में जानते हैं। कह रहा था लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? अर्थ का सॉलिड पोर्शन, जिसपे हम लोग रहते हैं, यानी कि अर्थ का क्रस्ट, ठीक है? द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज लैंड मासेस। अर्थ का जो सरफेस है ये किससे कंसिस्ट क्या है? इस पे ये है लार्ज लैंड मास, जिसको हम लोग कंटिनेंट और ओशन बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है? कंटिनेंट जिसपे हम लोग रहते हैं और ओशन बेसिन जिसपे वाटर बॉडीज है। In the lithosphere, the highest peak is Mount Everest with a height of 8,848 मीटर। देखो क्या है, लिथोस्फेयर में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट का, जो है आपका 8,848 मीटर। और फिर दूसरा कह रहा है कि द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज लोकेटेड एट अ ग्रेटेस्ट डेप्थ। और सबसे गहरा वाला इसका पार्ट कौन सा है कंटिनेंट ऑफ ओशन बेसिन में? ये है लिथोस्फेयर का, वो है 11,22 मीटर, ठीक है? सबसे ऊंचा पीक माउंट एवरेस्ट हो गया और सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ क्या है? मरियाना ट्रेंच, ठीक है? ये लिथोस्फीयर के बारे में बात की गई है। फिर कह रहा है देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट। 7 मेजर कंटिनेंट के बारे में बताया गया है और ये कंटिनेंट क्या रोल प्ले करते हैं? ये वाटर बॉडीज को सेपरेट करते हैं, ठीक है? दिस कंटिनेंट्स आर एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सातों कंटिनेंट के नेम दिया गया है। और फिर कह रहा है लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड अबव एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो कह रहा है कि अगर तुम इस मैप को देखोगे तो तुमको ये देखने को मिलेगा कि जो भी ग्रेटर पार्ट है कंटिनेंट के, वो सब कहाँ लाई करते हैं, वो सब कहाँ आते हैं? वो सब नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं, ठीक है? सदर्न हेमिस्फीयर में उतने ज्यादा कंटिनेंट नहीं है, बहुत छोटे मोटे कंटिनेंट है या फिर बहुत कम पार्ट है कंटिनेंट का। ज्यादातर जो पार्ट है वो कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसी के बारे में बता रहा था। फिर आपको सबसे पहले एशिया के सभी कंटिनेंट के बारे में बताया है, तो एक एक करके हम सभी कंटिनेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है एशिया। ये कह रहा है एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। एशिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये क्या करता है? टोटल एरिया जो है अर्थ पे उसका 1/3 पार्ट कवर करता है, ठीक है? द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये कहाँ पे लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आपका ईस्टर्न मतलब ये एक सेकेंड, ये नॉर्थ, इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और फिर इधर ईस्ट हो गया, और इधर वेस्ट हो गया आपका, ठीक है? तो हमारा कुछ इस पार्ट में कवर करता है, ठीक है? एक सेकेंड, हमारा एशिया कुछ इस पार्ट में कवर करता है, ठीक है? तो ये उसी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला है। और आगे कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट। जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसी कंटिनेंट से होके पास करती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। और देखो वेस्ट के साइड में यूरोप से एशिया को कौन अलग करता है? यूराल माउंटेन। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। अब क्या कह रहा है कि जो यूरोप और एशिया, ये दोनों कंटिनेंट को अगर हम मिला के बोलते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं यूरेशिया, ठीक है? अगर कोई यूरेशिया बोल रहा है तो इट मीन्स कि वो यूरोप और एशिया दोनों कंटिनेंट के बारे में बोल रहा है। फिर आता है आपका यूरोप। क्या है? यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, और एशिया से यूरोप बहुत छोटा है। द कंटिनेंट लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ द एशिया। अब देखो इधर अगर एशिया है तो ये इसके वेस्ट साइड में कौन पड़ेगा? यूरोप। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। और इससे कौन पास होता है? आर्कटिक सर्कल, ठीक है? जो 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे है। इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज। और किससे घिरा हुआ है? वाटर बॉडीज से 3 साइड से घिरा हुआ है। कौन? यूरोप, ठीक है?
कह रहा है जो यूरोप है वो वाटर बॉडी से 3 साइड से घिरा हुआ है। और उसके बाद फिर कह रहा है लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। आप मैप को देखेंगे और उसमें यूरोप को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में क्या कह रहा है? अफ्रीका के बारे में कह रहा है कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कंटिनेंट, ठीक है। अफ्रीका को बिल्कुल बीच से जाती है कौन? 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो ये भी वही कह रहा है कि जो ज्यादातर हिस्सा है अफ्रीका का वो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये किस में लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और you will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass। ये एक मात्र ऐसा कंटिनेंट है जहां से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगी, इक्वेटर देखने को मिलेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। द सहारा डिजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। देखो दुनिया का जो सबसे बड़ा और हॉट डिजर्ट है जिसका नाम है सहारा डिजर्ट, वो भी यहीं देखने को मिलता है। द कंटिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाई ओशंस एंड सी। अब ये कंटिनेंट के चारों तरफ क्या है? ओशन से घिरा हुआ है या फिर समंदर से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप अबव, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल रिवर फ्लोज थ्रू अफ्रीका, ठीक है। जो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो नील रिवर है वो भी कहाँ से होकर गुजरती है? इसी अफ्रीका से। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस इन द मैप ऑफ अफ्रीका। देखो अगर आप इस मैप को देखोगे, ठीक है, इस मैप को देखोगे अगर, तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर ये क्या गया है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, ठीक है। फिर ये बीच से क्या गया है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर ये लास्ट में नीचे कौन सा गया है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। इसके बारे में कह रहा है इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मासेस, द एस्थमोस ऑफ पनामा। देखो क्या कह रहा है, यहाँ अगर मैप को देखोगे तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। और यही कह रहा है कि ये साउथ अमेरिका से अटैच है बिल्कुल नैरो पासेस से, ठीक है। ये जो नैरो पासेस है ना आपका, ये जो आगे अटैच हुआ है साउथ अमेरिका में, इसी को बोल रहा है एस्थमस ऑफ पनामा। इसको क्या बोलते हैं नैरो पासेस को? एस्थमस ऑफ पनामा। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एस्थमस ऑफ पनामा आखिर होता क्या है। फिर कह रहा है द कंटिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये पूरी तरह से कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। ये एस्थमस ऑफ पनामा आपका ये टोटली किधर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। मतलब एक सेकेंड आपको दिखाते हैं, ये देखो ये पूरी तरह से नॉर्थ में हो गया और ये कहाँ है? वेस्ट साइड में। अगर हम इधर ये ड्रॉ करें तो नॉर्थ वेस्ट साइड में ये आपका लाई करता है, उसी के बारे में बता रहा था। फिर आता है साउथ अमेरिका। कह रहा है साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच 2 ओशंस सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू सी। अब देखो साउथ अमेरिका के बारे में बात किया है। साउथ अमेरिका आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये है आपका साउथ अमेरिका। और ये क्या है? एक तरफ तो अटलांटिक ओशन है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और बोल रहा था कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो आपका एंडीज माउंटेन रेंज है, ये देखो आपको यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक देखने को मिल जाएगा। और इसकी टोटल अगर लंबाई की बात करें तो ये है आपका 9,000 के समथिंग आसपास में। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा कंटिनेंट है और ये पूरी तरह से कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज सराउंडेड बाई ऑन ऑल साइड ऑफ ओशंस एंड सी। और ये भी चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? ओशन और सी से। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कंटिनेंट और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड कंटिनेंट। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बारे में अंटार्कटिका फिर कह रहा है अंटार्कटिका के बारे में कि अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरह से कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में। इज अ ह्यूज कंटिनेंट और ये भी एक बहुत ही बड़ा कंटिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। अब देखो क्या है, साउथ पोल जो है ना वो पूरी तरह से इस कंटिनेंट के सेंटर में लाई करता है। एज इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पोलर साउथ पोल रीजन, इट इज परमानेंटली कवर विथ थिक आइस शीट। अब देखो ये साउथ पोर्शन में होने की वजह से हमेशा क्या होता है? थिक आइस शीट से ढका हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सनलाइट पहुंच नहीं पाती है। तो क्या होता है? हमेशा बर्फ ही जमी रहती है अंटार्कटिका पे। कह रहा है देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट।
वहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ठीक है, कोई परमानेंट वहाँ नहीं रहता, जैसे हम लोग इधर लाई करते हैं अपने कंटिनेंट की तरफ, या फिर बाकी लोग जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो वैसे साउथ हेमिस्फीयर में जो अंटार्कटिका है वहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है। बहुत से कंट्रीज अपना रिसर्च बेसिस बना रखे हैं, वहाँ पे रिसर्च होती रहती है। तो वही कह रहा है कि वहाँ पे कुछ कंट्री का रिसर्च स्टेशन है, जिसमें इंडिया का आपका मैत्री है और फिर दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। ये दो रिसर्च स्टेशन इंडिया ने वहाँ बना रखा है। फिर है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानते हैं। क्या द हाइड्रोस्फीयर इज द रिलियम ऑफ द अर्थ विच कंटेन्स वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, लिक्विड वाटर, सॉलिड, आइस शीट्स एंड गैस, वाटर वेपर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? अर्थ पे जो भी वाटर है, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो जो आप सी में देखने को मिलता है, या सॉलिड के फॉर्म में हो जो आइस शीट होती है, या फिर गैसेस के फॉर्म में हो वाटर वेपर, ये तीनों ही क्या होते हैं? यही तीनों मिला, ये तीनों हाइड्रोस्फीयर ही है, ठीक है। वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर। अब चाहे ये किसी भी फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो, सॉलिड के फॉर्म में हो, या फिर गैसेस के फॉर्म में हो। द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट एज मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। देखो क्या है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, पता ही है आपको क्यों? क्योंकि 71% अर्थ पे क्या है? वाटर है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। अब देखो इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या कह रहा है, जितना भी वाटर है अर्थ पे, ठीक है, उसका 97% आपको ओशन में देखने को मिलेगा। दिस वाटर इज salty एंड नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। देखो इस वाटर का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये साल्टी होता है और ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूजफुल नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग 3%, 2% इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। और क्या है, जो 3% बच गया उसमें से भी 2% क्या है? आइस शीट के रूप में जमा हुई है, ठीक है, जैसे अंटार्कटिका में हो गया, या फिर आपको आर्कटिक सर्कल में देखने को मिल जाएगा कि बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है, तो उसका भी यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली 1% इज अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। सिर्फ और सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, जो यूजफुल है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख लिए हैं ना कि 97% ओशन में है, 2% आइस शीट की फॉर्म में है, उसका भी यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ 1% ही वाटर ऐसा है जिसको ह्यूमन अपने कंजप्शन के लिए यूज करता है। फिर है ओशन। ओशन फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर एंड ऑल ओशंस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। देखो क्या है, सबसे बड़ा हाइड्रोस्फीयर का जो रिसोर्स है वो क्या है? ओशन। द थ्री मेन मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर इन द फॉर्म ऑफ वेव, टाइड एंड ओशन। देखो ओशन में भी मूवमेंट होती है, ये तीन टाइप्स किस किस तरह से होती है? एक तो वेव के फॉर्म में होती है, दूसरा टाइड के फॉर्म में, और तीसरा ओशियानिक करंट के फॉर्म में। फिर नीचे देखते हैं, ओशन के बारे में बोल रहा है, द पैसिफिक ओशन। इट इज द लार्जेस्ट ओशन एंड कवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये सबसे बड़ा ओशन है अर्थ पे जो मौजूद है, और ये क्या करता है? 1/3 ऑफ द अर्थ का पार्ट कवर करता है। इट इज सर्कुलर इन द शेप एंड सराउंड्स एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसका शेप कैसा है? सर्कुलर टाइप है, ठीक है, इस टाइप का कुछ शेप है इसका। और ये क्या सराउंड करता है? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इन सब की बाउंड्रीज को ये टच करता है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, द मैरियाना ट्रेंच, इज लोकेटेड इन दिस ओशन, ठीक है। इस ओशन में क्या है? मारियाना ट्रेंच है आपका, जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, तो वो इसी ओशन में लोकेटेड है। फिर है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में कह रहा है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन एज द कोस्ट लाइन ऑफ द ओशन इज हाईली इरेगुलर। देखो अटलांटिक का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही इरेगुलर शेप में है, ठीक है, इसीलिए उस कोस्ट लाइन के किनारे किनारे सिर्फ पोर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको, या फिर नेचुरल हार्बर देखने को मिलेंगे। इट इज द बिजिएस्ट। अब देखो इसको बिजिएस्ट क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि एक साइड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और दूसरी साइड अफ्रीका और यूरोप देखने को मिलेंगे, और इन दोनों के बीच में आपस में बहुत ही ट्रेड होता है। बहुत ट्रेड होने की वजह से इस ओशन को सबसे बिजिएस्ट ओशन भी माना जाता है। फिर है, कह रहा है कि ओशन इन द वर्ल्ड एज मच ऑफ द ट्रेड इज कैरिड थ्रू इट्स रूट। वही है, इट इज एस इन शेप। देखो अटलांटिक ओशन जो है ये कुछ एस शेप का देखने को मिलता है, ठीक है, ये एस शेप को देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है कि ये इसका जो शेप है वो एस शेप में है। पैसिफिक ओशन कैसा था? सर्कुलर। अटलांटिक ओशन कैसा था? एस शेप में। फिर है द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कह रहा है, दिस इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका किसी कंट्री के बिहाफ पे नाम दिया गया है। इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, और इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में इंडियन ओशन है। फिर इट्स सराउंड एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये किससे किससे टच करता है बाउंड्री? एशिया से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। द आर्कटिक सर्कल, इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। आर्कटिक ओशन क्या होता है? ये सबसे ऊपर सिचुएटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
और फिर कह रहा है ये आर्कटिक सर्कल के पास में है, ठीक है, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है। द बेरिंग स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ स्वेलो वाटर विच कनेक्ट्स द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को जो बहुत ही नैरो स्ट्रेट क्या करती है, कनेक्ट करती है, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे अगर ऊपर वाला मैप था तो यहाँ पे अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो आपका इधर पैसिफिक ओशन हो गया, इधर आर्कटिक ओशन हो गया, ठीक है, इधर ये पैसिफिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, और यहाँ कहीं है आपका बेरिंग स्ट्रेट जो बहुत ही नैरो स्ट्रेच है। जैसे यहाँ पे आपको वो क्या करता है, यही दोनों ओशन को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे नीचे तो एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ द गैस विच सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत ही थिन लेयर है, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ फैली, चारों तरफ घिरी हुई है। द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ वेरियस गैसेस, और ये बहुत से गैसेस से मिलकर बनी हुई है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, जो कि 78% है। फिर ऑक्सीजन आपका आता है 21%, और बाकी के अदर गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, और बहुत सी गैसेस हैं। फिर ऑक्सीजन कह रहा है ऑक्सीजन हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन किसमें हेल्प करता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके सर्वाइवल में, ठीक है, रिस्पिरेशन करते हैं लोग ऑक्सीजन से, जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं अर्थ पे। फिर नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में कौन हेल्प करता है, नाइट्रोजन, और सर्वाइवल में ऑक्सीजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द प्लैनेट वार्म बाय एब्सॉर्बिंग द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। द गैस आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसके ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है। और इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहता है, क्यों, क्योंकि ये हीट को ट्रैप कर लेता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, अर्थ की सरफेस से लेके 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, ठीक है। और एटमॉस्फेयर को किसमें, कितने लेयर में बांटा गया है, 5 लेयर में, जिसमें आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर आपको देखने को मिलेंगे। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज विद द हाइट। अब जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी डेंसिटी में चेंज देखने को मिलेगा। टेम्परेचर धीरे धीरे घटता हुआ देखने को मिलेगा जब तुम ट्रोपोस्फेयर में रहोगे। फिर उसके बाद कभी बढ़ता है, फिर उसके ऊपर लेयर में जाओगे तो घटता है। जैसे मेसोस्फेयर जो है ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो यही इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एयर इन द एटमॉस्फेयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी एयर क्या करती है, वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और अगर कोई पूछे कि विंड क्या होता है तो आप लोग उनको सिंपली बता सकते हो कि जो मूविंग एयर है उसी को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। फिर बायोस्फीयर के बारे में बोला है, द बायोस्फीयर इज अ लेयर ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ऑल थ्री रिलिम्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर इन दिस जोन। द ऑर्गेनिज्म इन द दिस लेयर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट, एनिमल एंड द ह्यूमन किंगडम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट। देखो कह रहा है ये चाहे लैंड हो गया है, लैंड पे जितने लोग रहते हैं, वाटर पे जो भी रहता है, एयर में जो भी होता है, ये सब कुछ मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। और इसमें लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, चाहे वो लैंड हो पे रहने वाले चीजें हो गई, चाहे वाटर पे रहने वाली चीजें हो गई, या फिर एयर में रहने वाली चीजें हो गई। फिर कह रहा है कि ये सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। हाउ एवर ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट। और इसी की वजह से देखो क्या है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं वो डे बाय डे क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। जैसे उसमें क्या क्या शामिल हो सकती है, डिफोरेस्टेशन हो गया, माइनिंग हो गया, या फिर लिक्विड वेस्ट को जो हम लोग नदियों में बहा देते हैं बिना उनको रिफाइंड या फिर फिल्टर्ड किए, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। कुछ कुछ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, इससे भी हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्म पहुंचता है। उस एक एग्जांपल दिया है आपका यहाँ अंडमान और निकोबार आइलैंड का। कह रहा है वो सबमर्ज्ड, ये क्या हो गया था, समंदर में सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। कब, जब सुनामी आई थी आपका 2004 में। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर हैज लेड टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। और देखो क्या है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एयर में उतना ज्यादा टेम्परेचर को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। तो इसी की वजह से क्या है, अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे आप लोग देखेंगे कि बढ़ता हुआ जा रहा है, या फिर गर्मी कुछ ज्यादा लग रही, हीट कुछ ज्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के
ज़्यादा रिलीज होने की वजह से है। तो बस यही है इस चैप्टर में, और आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो जो भी कमेंट है आपका, जो भी डाउट है आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। तो तब तक के लिए धन्यवाद।